हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पाई क्लासेस। तो ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नंबर 6 है। हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला टॉपिक हम लोगों को चल रहा था। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के जो भी बेसिक्स थे वो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को करा दिए थे। आज मैंने आप लोगों को कहा था कि जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हों, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको आज इस पार्ट में कराऊंगा। और जैसे ये पार्ट मेरा पूरा हो जाएगा, अब इसके बाद आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला पूरा टॉपिक, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर सब आ जाते हैं, अब आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, हर साल इसका एक ना एक क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। मतलब कभी ना कभी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से बन के 1 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का या समटाइम्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी यहाँ से निकल जाता है। तो एक बहुत छोटा सा और आसान सा टॉपिक है, अगर अच्छे से समझ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज इसमें उलझ के रह जाते हैं अगर इसमें कहीं डाउट होता है तो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं सो दैट क्लैरिटी कॉन्सेप्ट की बनी रहे हमारी। तो देखो, 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके इधर के पेपर में ही। क्या बोला था क्वेश्चन के अंदर? नाइक्रोम एक एलॉय होती है, आपको अच्छे से पता है, एक कॉपर है। तो दो चीज़ें हैं मेरे पास, नाइक्रोम और कॉपर। एक एलॉय है, एक मेटल है। हमें पता होना चाहिए कि एलॉय की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है मेटल्स के कंपैरिजन में, और एलॉय से भी ज़्यादा किसकी होती है? इंसुलेटर्स की होती है। तो इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा है, उससे कम एलॉयज़ की है, सबसे कम मेटल्स की होती है। मेटल्स की रेजिस्टिविटी कम होने की वजह से तो उसमें करंट बहुत आसानी से फ्लो हो पाती है ना। तो ये एक बहुत बेसिक सा नॉलेज पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए कि एलॉय की रेजिस्टिविटी किसी मेटल से ज़्यादा होती है। ठीक है भाई। तो नाइक्रोम एंड कॉपर वायर्स ऑफ सेम लेंथ एंड सेम रेडियस, अगर उनकी रेडियस सेम है तो मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम हो गया। इनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीरीज में लगा रखा है हमने उन्हें। तो ऑब्वियसली बात है, दोनों में सेम करंट जाएगी। तो इन्होंने बोल भी दिया ये बात, करंट आई इज पास्ड थ्रू देम, उनमें से आई अमाउंट की करंट जाती है। आपसे पूछा है कि कौन सा वायर ज़्यादा हीटअप होगा, और आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करके भी दिखाना है। अब हीटिंग पूछिए किस वायर में ज़्यादा होगी, तो सबसे पहले जब सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे, कॉमन सा फॉर्मूला मुझे बताओ हीटिंग का क्या है हमारे पास। सीरीज कॉम्बिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं कौन सा फॉर्मूला प्रेफर करूँगा? आई स्क्वायर आर टी वाला फार्मूला मैं प्रेफर करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे करंट दोनों में सेम गई होगी। तो क्या लिखोगे? सिंस आई और टाइम, भाई एक ही टाइम के लिए तो दोनों में फ्लो होगी करंट, स्विच बंद कर दोगे तो करंट बंद हो जाएगी, अदरवाइज दोनों में फ्लो होती रहेगी। तो आई एंड टी आर कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो एच कितना हो जाएगा हमारे पास? एच प्रोपोर्शनल हो जाएगा डायरेक्टली किसके? आर के। तो एच का कनेक्शन सिर्फ डायरेक्टली आर से हो गया। अभी इतनी बात मेरी समझ में आ रही है? तो ये मैंने जो फॉर्मूला लगाया था सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, मैंने इसे अप्लाई करा। तो अब इस आर को कैसे निकालूं? आर का तो मेरे पास फॉर्मूला ऑलरेडी होता है। तो क्या फॉर्मूला है? रो एल अपॉन ए, आप लोगों ने पढ़ रखा है अच्छे से। मैंने आर को इसमें क्यों ब्रेक करा? क्योंकि यहाँ पे लेंथ की बात हुई है, रेडियस की बात हुई है, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया की बात हुई है, अलग अलग मटेरियल हैं, तो रेजिस्टिविटी भी दोनों के डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो अब यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि भैया एल और ए सेम है, एल एंड ए आर सेम फॉर बोथ वायर्स। ये बात लिखनी पड़ेगी आपको। तो ये गिवन कर रखा है आप लोगों को यहाँ पे, एल और ए दोनों के लिए कैसे हैं? सेम है फॉर बोथ वायर्स। तो उसका मतलब ये भी कांस्टेंट हो गए। तो एच का डायरेक्ट कनेक्शन किससे आ गया? सिर्फ रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करती है हीट इस टाइम पे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हीट का डायरेक्ट कनेक्शन रेजिस्टिविटी से है, जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा उसमें हीट भी ज़्यादा। तो अभी क्वेश्चन बहुत आसान सा हो गया, तो मैं यहाँ साइड में कर देता हूँ। तो क्या लिखोगे? सिंस रेजिस्टिविटी जो है नाइक्रोम की, नाइक्रोम, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये रेजिस्टिविटी ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में? कॉपर के कंपैरिजन में। ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एलॉय की रेजिस्टिविटी हमेशा ज़्यादा होती है। देयरफॉर जो हीट प्रोडक्शन होगा वो भी नाइक्रोम में ज़्यादा होगा कॉपर के कंपैरिजन में। इसलिए हम लोग जो अपनी हीटिंग एलिमेंट होते हैं, हीटिंग डिवाइस होती है, वहाँ पे कॉइल किसकी लेते हैं? नाइक्रोम की लेते हैं। आपने इलेक्ट्रिक आयरन देखी होगी, हीटर देखा होगा, टोस्टर देखा होगा, सबके अंदर नाइक्रोम की कॉइल होती है, क्योंकि नाइक्रोम में ओवरऑल हीटिंग मेटल से ज़्यादा होती है। तो वो कितना आसान सा क्वेश्चन था। पहले आई स्क्वायर आर टी पहचानना सीरीज के कंपैरिजन में, फिर यहाँ से आर पे डिपेंडेंसी रह गई, आर को फिर ब्रेक करा रो एल अपॉन ए में, एल और एक क्वेश्चन में पढ़ा कि ये तो सेम दे रखे हैं, तो इनको भी हटा दिया यहाँ से। तो रेजिस्टिविटी पे डिपेंडेंसी हो गई, और हमें पता था कि एलॉय की रेजिस्टिविटी कॉपर से ज़्यादा होती है, इसलिए हम निकाल पाए। क्वेश्चन इसी लेवल के आते हैं, तो प्रैक्टिस इसी लेवल पे आपको करनी है। अब छोटे बच्चे आप नहीं रहे हो, 12th क्लास में आ गए हो, तो क्वेश्चन से डरा मत करो। खूब सारे देखो, क्वेश्चन करने का, चीज़ों को प्रैक्टिस करने का एक ही तरीका है, जितने अच्छे से चीज़ें आपको आएंगी उसके लिए क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो रेफरेंस बुक उठाओ, जो भी आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं पहले इनको अच्छे से करो, कॉन्सेप्ट सॉलिड बनाओ, आपकी सारी चीज़ें आराम से सॉल्व हो जाएंगी। मेहनत तुम्हें थोड़ी सी करनी पड़ेगी, बिना उसके घर बैठे बैठाए अपने आप कुछ नहीं मिलता। देखो, हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। देखो इसमें क्या बोला है इसने, टू इलेक्ट्रिक बल्ब P एंड Q हैव दियर रेजिस्टेंसेज इन द रेशो 1:2। P और Q का रेजिस्टेंस 1:2 में है, यानी Q का रेजिस्टेंस P के कंपैरिजन में दुगना है। ठीक है, कोई बात नहीं। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में इनको जोड़ रखा है किसी बैटरी से। ये डायग्राम बना के नहीं देगा आपको, मैंने बनाया हुआ है। तो दो बल्ब P और Q लगा रखे हैं सीरीज में और इनको एक V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया ऐसे ही। आपसे क्या पूछा है, फाइंड द रेशो ऑफ पावर डिसिपेशन इन दीज बल्ब। पावर डिसिपेशन का मतलब कितनी पावर यहाँ पे हीट के फॉर्मेट में लॉस हो जाएगी, कितनी पावर यहाँ पे जनरेट होगी, सिंपल सी बात ये है। तो करंट के अमाउंट की बात देखी जाए तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, करंट तो दोनों में सेम होगा। अब करंट सेम होगा, पावर डिसिपेशन पूछी है, तो पावर का कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, इन सीरीज आई रिमेन्स सेम। भाई करंट तो सेम होता है दोनों में, सेम करंट पास आउट होगा। अगर सेम करंट पास आउट होगा तो मेरे पास P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर लिखूंगा पहले, तो उसके बाद P की जगह क्या कर दूंगा, P इज प्रोपोर्शनल टू R ओनली। समझ में आ रही है ना बात। भाई करंट दोनों में सेम जानी है, तो पावर का जो लॉस होगा वो सिर्फ रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे। तो उसका मतलब पावर कौन से के अक्रॉस, P वाले के अक्रॉस, ठीक है, अपॉन में पावर किसके अक्रॉस, Q वाले के अक्रॉस। इनका रेशो क्या आएगा, रेजिस्टेंस ऑफ P अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ Q। समझ में आ रही है ना बात। तो रेजिस्टेंस ऑफ P अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ Q कितना दे रखा था, 1:2 दे रखा था। तो यहाँ पे पावर का रेशो भी क्या आ गया, सेम टू सेम आया 1:2 ही। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन था ये। अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता तो यहाँ पे लगाते क्या, सपोज यही क्वेश्चन पैरेलल ने पूछ लिया तुम्हारे एग्जाम में, तो कैसे करोगे, तो यहाँ पे V² अपॉन R लगाओगे क्योंकि वोल्टेज सेम होती है। तो फिर पावर का R से उल्टा रिलेशन हो जाएगा। तो फिर जब P के अक्रॉस पावर अपॉन Q के अक्रॉस पावर इज इक्वल टू, ये उल्टे हो जाएंगे, R Q ऊपर आ जाएगा, RP नीचे आ जाएगा सॉल्व करने पे, तो 2 रेशो बना जाएगा वहाँ से। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सीरीज में है, गिनती के क्वेश्चन, जब तक आपकी ये हैबिट रहेगी ना कि जो क्वेश्चन सर ने कराए सिर्फ वो आने चाहिए, तब तक आप हमेशा फंस जाओगे, नए क्वेश्चन पे हमेशा अटकोगे। तो इट्स बेटर कि आप जो क्वेश्चन मैं करवाता हूँ उनसे कॉन्सेप्ट्स को लर्न करो, समझो मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता हूँ, सो दैट नए क्वेश्चन जब आए उन्हें भी अटेम्प्ट कर पाओ। मेन मुद्दा यही है कि नए क्वेश्चन पे दिमाग चलना चाहिए। करे कराए रटे रटाए क्वेश्चन से कुछ नहीं होता है, उनसे वो क्वेश्चन सिर्फ इस पर्पज से आपको कराए जाते हैं सो दैट आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो हर बार मैं नई नई वैरायटी के क्वेश्चंस लेके आता रहता हूँ ताकि चीज़ें और ब्रॉड वे में कंसेप्ट को कवर कराया जा सके, है ना। सेम टू सेम पुरानी की पुरानी कहानी मेरे आपको कहीं रजिस्टर में नहीं मिलेगी कि जो मैंने पिछले साल पढ़ाया था एज इट इज़ उठा के इस साल पढ़ा दिया, एज इट इज़ नेक्स्ट ईयर पढ़ा दिया, कहीं पर भी मेरा ऐसा नहीं मिलेगा। आप लास्ट 2-3 ईयर के बच्चों के नोट्स उठा के देख लेना, बहुत मेजर डिफरेंस मिलेगा मेरे नोट्स में हमेशा। तो बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव होती रहती है हर साल मेरे साइड से। तो ठीक है, तो आप लोग भी अपने वर्क को इंप्रूव करते रहा कीजिए। तो ये क्वेश्चन आसान सा था, सेम रेशो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो रटने वाली बात नहीं है कि भाई 1:2 है तो 1:2 आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग होगा। कोई रूल नहीं है कि पावर और रेजिस्टेंस का रेशो ऐसा ही हमेशा सेम आता है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है, वो क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है। ठीक है भाई, तो 2018 में आया हुआ क्वेश्चन आपका कवर होगा ये। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आपको सीरीज और पैरेलल में पावर को जोड़ना आ जाएगा, 2011 में आया है। Two heating elements of resistance R1 and R2 when operated at constant supply of voltage V। हमने R1 R2 के दो हीटिंग एलिमेंट थे, ठीक है, बल्ब ही मान लो उनको V वोल्ट पे ऑपरेट किया और दोनों ने, एक ने P1 पावर कंज्यूम करी, एक ने P2 पावर कंज्यूम करी। ठीक है, डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द पावर ऑफ दियर कॉम्बिनेशन। देखो कॉम्बिनेशन की पावर पूछ ली, एक बार सीरीज में जब उन्हें लगाया गया और एक बार जब पैरेलल में लगाया गया सेम सप्लाई वोल्टेज से। तो सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन की बात करी है, दो बल्ब हैं और उस सिचुएशन में उनकी कंबाइंड पावर निकालनी है। तो जैसे आपको बोल दे कि 25 वाट का एक बल्ब है, एक 50 वाट का बल्ब है, सीरीज में जोड़ दूं तो टोटल पावर कितनी होगी, अभी आप नहीं निकाल सकते, आपका फॉर्मूला ही नहीं पता। ऐसी 25 वाट का बल्ब है, 50 वाट का बल्ब है, पैरेलल में जोड़ दूं तो क्या आंसर आएगा, नहीं पता हमें। सीरीज पैरेलल रजिस्टर्स के आते हैं और कैपेसिटर के हमने इसी साल सीखे हैं। हमें पता है कि रजिस्टर्स के अगर सीरीज पैरेलल होते हैं तो रजिस्टर का सीरीज होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, डायरेक्ट जोड़ देते हैं, है ना। और पैरेलल में रजिस्टर में 1/R वाला फॉर्मूला लगता है। कैपेसिटर्स में उल्टा है, कैपेसिटर्स में सीरीज में 1/ वाले फॉर्मूले होते हैं और पैरेलल में वहाँ पे डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो कैपेसिटर और रजिस्टर को तो जोड़ना आता है सीरीज पैरेलल में। अब आपको पावर के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक पावर अगर बल्ब की दी हुई होती हैं तो सीरीज पैरेलल में टोटल पावर निकालना भी अब आपको समझ में आ जाएगा।
तो यहाँ पे बल्ब में सबसे पहले क्या करूँगा, मैं बल्ब का रेजिस्टेंस बना लूँगा। देखो कितना बढ़िया लॉजिक है। आपको दो बल्ब दे रखे हैं P1 P2 पावर वाले, आप उन दोनों बल्ब का रजिस्टर बना लो, और जैसे रेजिस्टेंस बना लोगे फिर सीरीज़ क्या पैरेलल क्या तुम्हें दोनों आते हैं आराम से, तो चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जिसको इस कॉन्सेप्ट को रजिस्टर में कन्वर्ट करना आता है वो आराम से कर लेगा। देखो जरा कैसे करूँगा इस चीज़ को सॉल्व। देखो ध्यान से, दो बल्ब मैंने बना दिए भाई। देखो V वोल्ट इनकी ऑपरेटिंग वोल्टेज है मेरे पास, P1 पावर है, R1 रेजिस्टेंस है, V वोल्ट ऑपरेटिंग वोल्टेज है, P2 पावर है, R2 रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास बल्ब दो बनाए गए हैं। इस बल्ब का मैंने रेजिस्टेंस निकाला है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। रेजिस्टेंस कितना आया, V² भाई V भी तो दोनों में सेम है ना, उसने खुद बोला है सेम सप्लाई वोल्टेज है मेरे पास, तो V दोनों में सेम है, तो V मैंने चेंज नहीं करा है दोनों में। तो यहाँ से R1 भी आ गया, R2 भी आ गया। ये बल्ब की स्टोरी जब आपको पढ़ाई थी लास्ट लेक्चर में, वहाँ सिखाया था कैसे बल्ब का रेजिस्टेंस बनाते हैं, तो इसी फॉर्मूले से मैंने R1 R2 तैयार कर लिए। तो अब मेरे पास बल्ब नहीं है, मान के चलो मेरे पास दो रजिस्टर हैं जिसका रेजिस्टेंस एक का R1 है और एक का कितना है, R2 है। वैल्यूज़ ये रही तुम्हारे सामने। अब उन दोनों रजिस्टर को एक बार सीरीज में जोड़ना है, एक बार पैरेलल में, दैट्स इट। ठीक है भाई, तो देखो यहाँ से कहानी शुरू करते हैं। तो ये दो बल्ब जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, मेरे लिए सर्किट कैसा बन गया, ऑलमोस्ट मेरे को दिखाने के लिए सर्किट मेरे लिए ऐसा है, जस्ट लाइक दिस। ऐसे पढ़ोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होंगे भाई सारे के सारे। ये R1 है आपके लिए, ये कैसा है, R2 है आपके लिए। रजिस्टर बन चुके हैं तो निकाल चुके हैं ना वैल्यू, ये तो क्या दिक्कत है। तो आप क्या करोगे, तो फर्स्ट पार्ट सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल ऐड करना है। तो इन सीरीज में मेरे को टोटल ऐड करना है, तो टोटल R कितना आएगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। हमें पता है, हमने 10th में पढ़ा हुआ है, 12th में भी करा दूंगा एक बार डेरिवेशन बाद में, फिलहाल तो आते हैं ना ये। अच्छा, R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू पीछे निकाली थी, देखो कितनी थी, जस्ट अ मिनट देख लेते हैं R1 की वैल्यू कितनी आई थी। तो R1 की वैल्यू हमारे पास आई है V²/P1 और इसकी वैल्यू आई है V²/P2। तो फिक्स हो गए ना R1 R2, तो चाहे सीरीज में जोड़ लो पैरेलल में जोड़ लो। ठीक है भाई, तो V²/P1 और ये है V²/P2। R1 R2 की वैल्यू रख दी, यहाँ से V² कॉमन ले लो, कॉमन लेके इसके नीचे उतार लो। ठीक है भाई, तो V² कॉमन लेके इस साइड पे आ गए, यहाँ पे क्या बचा, 1/P1 प्लस 1/P2। ठीक है भाई, ये क्या है, टोटल रेजिस्टेंस है, ये क्या है, टोटल सप्लाई वोल्टेज है। तो टोटल रेजिस्टेंस टोटल सप्लाई वोल्टेज है, इसको ऐसे लिख लो 1/V²/R। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है ना, एक ही तो बात है वो। तो 1/P1 प्लस 1/P2। जब ये टोटल वोल्टेज है और ये टोटल रेजिस्टेंस है तो टोटल पावर आ जाएगी नहीं आ जाएगी, तो ये क्या आ गई, P टोटल आ गई। कौन से कॉम्बिनेशन की, सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो P टोटल इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2। ठीक है, तो देखो पावर का फॉर्मूला सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसा है, जैसा कैपेसिटर के केस में था। कैपेसिटर में भी सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसे ही आया करते थे फॉर्मूले। तो पावर अगर दो बल्ब की है, सपोज एक 25 वाट का बल्ब है, एक 50 वाट का बल्ब है, सीरीज में अगर जोड़ोगे तो टोटल 50 और 25 75 वाट नहीं होंगे। वहाँ पे इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आपको पावर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में पावर का फॉर्मूला ऐसे डेराइव कर सकते हो। अब चाहे दो बल्ब हो, तीन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कितना अच्छा लॉजिक था, बल्ब के रजिस्टर बना लिए और रजिस्टर बनाने के बाद कहानी खत्म, उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं होता। ठीक है भाई, तो ये हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन में। ऐसे भी इन दोनों बल्ब को पैरेलल में जोड़ रखा है उसी सप्लाई वोल्टेज से, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सर्किट जो बना हुआ है मेरे लिए कैसे काम करेगा, मैं इसको ऐसे एज्यूम करूंगा कि दो रजिस्टर लगे हुए हैं पैरेलल में। समझ रहे हो ना बात, V वोल्ट की सप्लाई वोल्टेज से दो रजिस्टर मैंने पैरेलल में जोड़ रखे हैं। एक का रेजिस्टेंस है R1, एक का रेजिस्टेंस कितना है, R2 है। तो मुझे अच्छे से पता है पैरेलल में क्या फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन डायरेक्ट यूज़ करोगे फॉर्मूले को। हमें पता है कि 1/R जो आता है टोटल, वो 1/R1 प्लस 1/R2 के इक्वल आता है। ठीक है, R1 R2 अपने नहीं निकाल रखे हैं पहले से। तो R1 क्या निकाल रखा था, V²/P1। ठीक है भाई, और R2 क्या निकाल रखा है, V²/P2। P1 P2 ऊपर चले गए। ठीक है, 1/V² को उठा के कॉमन रख लो। P1 P2 कहाँ चले गए, ऊपर, तो P1 प्लस P2 लिखा गया। V² को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ले आओ ऐसे। ठीक है, तो ये क्या आ गया, V²/R इज इक्वल टू P1 प्लस P2। अब देखो टोटल वोल्टेज, टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल पावर आ गई। तो ये क्या आ गया, P टोटल आ गया। कौन से कॉम्बिनेशन का, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो उसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर बल्ब की पावर को ऐड करना होता है तो हमें डायरेक्ट ऐड कर देना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये कैसे कैपेसिटर से फॉर्मूले कोरिलेट होते हैं, कैपेसिटर जैसे फॉर्मूले हैं पावर के भी। तो इसमें देखो घर के अंदर दो बल्ब लगा रखे हैं, ये चार बल्ब लगा रखे हैं
100 वाट का, 200 वाट का, 300 वाट का, है ना, ऐसे मान लो 2-3 बल्ब लगा रखे हैं, तो आपको टोटल पावर निकालनी है। तो घर में जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, अब ज़रूरत ना बल्ब होंगे, एक बल्ब है, एक हीटर है, एक सपोज हमारे पास टीवी है, तो सब पैरेलल में होते हैं। तो टोटल पावर कैसे निकालेंगे, सबकी पावर को ऐड कर लेते हैं। तो जब कभी जैसे एमसीबी परचेज करने जाते हैं कि घर में एमसीबी या फ्यूज़ लेके आना है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, घर का सारा लोड कैलकुलेट करना पड़ता है कि कितने वाट चला रहे हो। तो क्या करते हो, सबको जोड़ देते हो ना आप डायरेक्ट उठा के कि भाई 100 वाट के 6 बल्ब हैं, इस तरह से हमारे पास इतनी CFL हैं, इतनी हमारे पास LED हैं, ये हीटर है, ये है, तो सबके वाटेज को उठा के अपने वाट को आपस में जोड़ दिया और उसे बताया आपने कि भैया ऐसा है कि 2000 वाट का हमारे पास टोटल लोड चल रहा है ओवरऑल। तो उसके अकॉर्डिंग आपको एमसीबी दे देगा। तो क्यों, क्योंकि इस घर में पैरेलल में सब कुछ यूज़ होता है। इस और पैरेलल में पावर क्या होती है, ऐड होती है। अब तुम्हें सीरीज़ पैरेलल में पावर ऐड करनी भी अच्छे से आ जानी चाहिए, ठीक है भाई। तो सीरीज़ में पावर ऐसे ऐड करते हैं। अब इसमें 3 चीज़ें हो तो 1/P3 1/P4 ऐसे कर लो, क्या दिक्कत है, ऐसे इसमें एक्सटेंड कर दो उसको। तो ऐसे नहीं 2 पे काम करेंगे, कितने भी एक्सटेंड कर सकते हो। तरीका समझ में आना चाहिए कि बल्ब को रजिस्टर में कन्वर्ट करके मैंने क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करवाए हैं, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, अच्छा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, सीबीएसई में थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, और ये ऐसे क्वेश्चन वो होते हैं जो कहीं पर भी दोबारा से रिपीट हो जाया करते हैं, ठीक है भाई। देखो क्या बोला है, फिगर शोज ए पीस ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर एस इन सीरीज विद अ वेरिएबल रजिस्टर आर। इस वेरिएबल रजिस्टर के साथ एक सेमीकंडक्टर का पीस हमने सीरीज में जोड़ रखा है ना, इसी के साथ लाइन में लगा हुआ है ये, और एक कांस्टेंट सप्लाई वोल्टेज है V, ये V कांस्टेंट सप्लाई वोल्टेज का सोर्स है। आपसे क्या पूछा है, वुड यू इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ आर। आप आर की वैल्यू, क्योंकि वेरिएबल रजिस्टर है, घटा बढ़ा सकते हैं, तो ये पूछ रहा है आर की वैल्यू को ज़्यादा करोगे या कम करोगे टू कीप द रीडिंग ऑफ अमीटर ए कांस्टेंट, अमीटर ए की रीडिंग को कांस्टेंट रखने के लिए। तो इसका मतलब अमीटर की रीडिंग चेंज हो रही होगी, चेंज क्यों हो रही होगी, क्या बोला इसने आगे, व्हेन सेमीकंडक्टर एस इज हीटेड। इसने क्या करा, इसने सेमीकंडक्टर के नीचे सपोज यहाँ पे एक बर्नर लगा के इसको हीट करना शुरू कर दिया। ऐसी एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, इसको उसने हीट करना शुरू कर दिया। अब जैसे इसने इसको हीट करा, उसने बोला है सेमीकंडक्टर है भाई, ये सेमीकंडक्टर को हीट किया जाता है तो इनका रेजिस्टेंस हीट करने पे जो भी है रेजिस्टेंस आर डैश सपोज, तो वो रेजिस्टेंस डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, इंक्रीज नहीं होता। याद करो सेमीकंडक्टर का आपको अच्छे से ग्राफ बनवाया था, हाइपरबॉलिक ग्राफ आया था। तो जैसे ही इसने इसको हीट करा तो इनका रेजिस्टेंस डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। अब अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है ओवरऑल सर्किट का, तो उसका मतलब करंट पहले से ज़्यादा चलेगी, तो करंट ज़्यादा चलेगी, रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ ना ओवरऑल सर्किट का। सपोज पहले ये 10 ओम था, इस 10 ओम में ये 5 ओम जोड़ा करते थे, अब ये 5 से तो हो गया सिर्फ 2 ओम का, तो 10 और 2 कितने हुए, 12 ओम ही तो रह गया सिर्फ सबकी बार। तो ज़्यादा करंट चलेगी, रेजिस्टेंस घट गया पूरे सर्किट का, जिसकी वजह से ज़्यादा करंट चली, यानी अमीटर की रीडिंग बढ़ गई। अमीटर की रीडिंग तो बढ़ाना नहीं है, उसने कहा है अमीटर की रीडिंग को कांस्टेंट रखना है, तो वापस इसको कम करना चाहते हो अमीटर की रीडिंग को, तो क्या करो भाई, अपने इस रेजिस्टेंस को बढ़ा दो, ताकि अगर आप वेरिएबल रेजिस्टर को बढ़ा दोगे तो जितना ये कम हुआ था ना, इसका इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा घट गया हीटिंग की वजह से, तो आप इसको अगर बढ़ा दोगे तो ओवरऑल जो आई ए की वैल्यू है, अमीटर की रीडिंग है, वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट सिंपल सा ये है कि जब सेमीकंडक्टर को हीट करते हैं तो उनका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आंसर है, पढ़ लो जरा। When the pure semiconductor S is heated, its resistance decreases। हाँ ठीक है, डिक्रीज हो गया। अब इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज होने की वजह से सर्किट में ज़्यादा करंट चलेगी, ड्यू टू इट द करंट इन द सर्किट इंक्रीजेस। ओके, यानी अमीटर में से ज़्यादा करंट फ्लो होने लगी। इसे वापस स्लो डाउन करना है तो अपने वेरिएबल रजिस्टर का रेजिस्टेंस बढ़ा दो, ताकि रेजिस्टेंस जितना यहाँ पे कम हुआ था उतना यहाँ से बढ़ा दिया जाए, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस पुराने जितना हो जाएगा, पहले जितना, तो करंट वापस मेंटेन हो जाएगी। तो टू कीप द रीडिंग ऑफ अमीटर कांस्टेंट द वैल्यू ऑफ आर हैज़ टू बी इंक्रीज्ड। तो समझ में आ गया ना बात, आर की वैल्यू को आपको इंक्रीज करना चाहिए। तो वो किस तरह से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन डिज़ाइन किए जाते हैं एग्जाम में, तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने आने चाहिए। हीटिंग इफेक्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे एक जगह पे लाके रख दिए, बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे इसको, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन, ए हीटर ज्वाइंड इन सीरीज, सीरीज में ज्वाइन करा है, कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी होता है 60 वाट बल्ब के साथ, है ना, मेन सप्लाई से। 60 वाट बल्ब को अगर रिप्लेस करके 100 वाट का बल्ब ले आएँ, विल द रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय द हीटर। रेट ऑफ हीट का मतलब क्या है, रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय हीटर का मतलब पावर की बात हो रही है। पावर ये तो होता है द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट, तो रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय हीटर ज़्यादा होगी, कम होगी या सेम रहेगी, ये पूछा है। तो ये देखो समझ में आ रही है बात, एक हीटर था मेरे पास, ऐसे एक हीटर था, कॉन्सेप्ट देख लो क्या बोला है। इस हीटर के साथ एक बल्ब जोड़ रखा था पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में, ऐसे कोई सप्लाई होगी, पावर लाइन सप्लाई, ठीक है भाई।
तो इस तरह से हमारे पास सेटअप था, 20 वोल्ट का वो सप्लाई था, 60 वाट का बल्ब जोड़ रखा था इस हीटर के साथ। तो कोई करंट चल के आती होगी, हमें पता नहीं है करंट की वैल्यू। हमने क्या करा, हमने इस सेटअप को चेंज कर दिया। अब की बार जो बल्ब है वो बल्ब हम कितने वाट का ले आए, 100 वाट का हम बल्ब ले आए। बाकी हीटर हमारा वही का वही है, पुराने वाला। हीटर को हमने चेंज नहीं करा। भाई डायग्राम देखो अच्छे से खुद बना लेना, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखा सकता हूँ बहुत अच्छे से। ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है मेरी, तो ड्राइंग आप जैसे सजा के बनाना चाहो वैसे बना लेना। मेरी बात सुनने पे ध्यान दिया करो कि मैं किस तरह से चीज़ों को समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये सेटअप था, इस सेटअप को चेंज करके मैंने ये बना दिया, 60 वाट वाला बल्ब हटाया, 100 वाट का लगा दिया यहाँ पे। तो अब ऑब्वियसली बात है करंट सेम तो जानेगी नहीं, तो करंट कुछ और होगी, आई डैश होगी। आपसे पूछा है हीटिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर ये करंट बढ़ गई सपोज, तो ऑब्वियसली बात है हीटर के अंदर हीटिंग बढ़ जाएगी। अगर ये करंट घट गई तो हीटर के अंदर हीटिंग घट जाएगी। अगर ये करंट सेम रही तो हीटिंग सेम रहेगी। समझ में आ रही है ना बात। तो आई डैश निकालना पड़ेगा, आई डैश क्या होता है। देखो अब 60 वाट वाले बल्ब को हटा के जैसे ही 100 वाट का बल्ब लेके आए, मुझे बताओ ज़रा 60 वाट और 100 वाट वाले दो बल्ब हैं, किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा किसका कम होगा। कैसे पता लगेगा भाई, देखो दो बल्ब आप लोगों ने रखे ऐसे साइड बाय साइड कि सर ये वाला बल्ब जो है ये 100 वाट का है, और जो ये वाला बल्ब है मेरे पास, ये मेरे पास 60 वाट का है। आपके पास अच्छे से मामला तुम्हें पता है कि P = V²/R होता है, बल्ब का रेजिस्टेंस किसी एक का ऐसे ही निकालते हैं। तो इससे क्या समझ में आता है कि जिसकी पावर ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम है। समझ में आ रही है बात। यहाँ पे V ऑपरेटिंग वोल्टेज नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग वोल्टेज है जो इन पे लिखी भी आती होगी। तो मान के चलते हैं बाय डिफॉल्ट कि इंडिया में बने हुए हैं तो 220 वोल्ट दोनों पे लिखा हुआ आया होगा, तो V कांस्टेंट हो गया। P को R से देख रहे हैं, जिसका पावर ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, तो 100 वाट वाले की पावर ज़्यादा इसका रेजिस्टेंस कम। तो इसका मतलब जैसे ही तुमने 60 वाट वाले बल्ब को हटा के 100 वाट वाला बल्ब लगाया, तो उसकी वजह से यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस R था तो यहाँ पे रेजिस्टेंस R से कुछ कम हो गया। समझ में आ रही है बात, रेजिस्टेंस घट गया। तो हीटर के बगल में, हीटर के बराबर में पहले कोई डिवाइस बैठी हुई थी 100 ओम की, ऐसी 100 ओम रेजिस्टेंस की। अब हीटर के बगल में जो डिवाइस बैठी हुई है वो 70 ओम रेजिस्टेंस की बैठी हुई है। रेजिस्टेंस घट गया ना, कुछ भी हुआ हो, तो कम रेजिस्टेंस की डिवाइस बैठी हुई है। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस जैसे ही आपने 60 वाट वाले को हटा के 100 वाट का बल्ब लगाया, तो इसका रेजिस्टेंस कम होने की वजह से पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो गया, घट गया। अगर घट गया तो आई डैश क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आई डैश इंक्रीज हो जाएगी तो सो हीटिंग ऑफ हीटर, हीटिंग ऑफ हीटर विल बी स्लाइटली इंक्रीज्ड। ठीक है, हल्की सी हीटिंग भी, बहुत ज़्यादा तो हीटर पे फर्क नहीं पड़ेगा, बट हल्की सी हीटिंग भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। समझ में आनी चाहिए बात बहुत अच्छे से। 60 वाट वाले बल्ब को हटा के 100 वाट वाला लगा दिया, 100 वाट वाले का रेजिस्टेंस कम है, आपने देख लिया ये अच्छे से। तो रेजिस्टेंस कम है तो ओवरऑल रेजिस्टेंस घट गया, जिससे बड़ी करंट चल के आई। यहाँ से बड़ी करंट चल के आए तो इसमें से भी पास होगी, इसमें से भी पास होगी। अब हीटर को ज़्यादा करंट मिलेगी तो हीटर ज़्यादा ऑब्वियसली बात है हीट करेगा। स्टोरी फिनिश। ठीक है भाई, चलो अब इसी को सोचना अपना आप दिमाग लगा के कि यहाँ सीरीज़ की जगह पैरेलल होता तो क्या आंसर होता, मुझे बताना फिर बाद में कि सीरीज़ में जरूर छोड़ना है। सीरीज़ में क्वेश्चन है, क्या पता पैरेलल में दे दे वो क्वेश्चन, तो फिर आंसर सेम नहीं रहेगा, कुछ और चेंज हो जाएगा, उस केस में इंक्रीमेंट नहीं होगा। फिर अपना बताना मुझे अपने अकॉर्डिंग। चलो भाई अगला क्वेश्चन। इन द गिवन सर्किट द हीट प्रोड्यूस्ड इन 5 ओम रजिस्टर इज 10 कैलोरी पर सेकेंड। ये जो हीट पर सेकंड देता है ना, तो उसका मतलब पावर दे रखी है ये, है ना। पर सेकंड का कनेक्शन तो पावर से होता है। 5 ओम का ये नीचे वाला रजिस्टर है, इसमें 10 कैलोरी हीट पर सेकंड प्रोड्यूस होती है। कैलोरी है तो कैलोरी में आंसर छोड़ देंगे, बट सॉल्यूशन जब फॉर्मूले लगाऊंगा तब मुझे कैलोरी को कन्वर्ट करके जूल में यूज़ करना पड़ेगा। कैलोरी को लेके मैं I²R V²/R ऐसे फॉर्मूले लगा नहीं सकता। ठीक है, पूछा क्या है, 5 ओम के रजिस्टर में पावर दे दी, हीट प्रोडक्शन दे दिया पर सेकंड। 4 ओम के रजिस्टर में आपसे पूछा है, सिंपल सी बात है। वो ये कह रहा है इस 4 ओम के रजिस्टर में जो हीट प्रोडक्शन पर सेकंड हो रहा है, यानी जो पावर कंजप्शन हो रहा है, वो बताना है कितना होगा। ठीक है, कैसे निकाल पाऊंगा, अगर मुझे कोई आर तो ये खुद है ही 4 ओम का, अगर मुझे कोई करंट बता दे इसमें से पास होकर जाने वाली, मान लो कि इसमें से जो करंट जाती है वो I1 अमाउंट की जाती है ऊपर की साइड, नीचे जाती होगी कोई I2 अमाउंट की, हमें पता ही नहीं है वो भी। तो अगर मुझे कोई I1 की वैल्यू बता दे जो इस ब्रांच में एंटर करेगी, तो वो 4 ओम से पास होकर भी जाएगी। तो मुझे निकालनी है हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, यानी पावर। पावर क्या होगी, I²/R, यानी I1² इंटू अपॉन नहीं I1² इंटू R। तो I²R लगा दूंगा, तुरंत मेरे पास पावर आ जाएगी। तो मैं यही करने वाला हूँ, इस I1 को ढूंढूंगा। I1 को ढूंढने के लिए देखो मैं क्या करूँगा, मेरे पास फिलहाल ऑप्शन क्या है। देखो ये 5 ओम के रजिस्टर में आपको हीट लॉस पता है ना, तो सॉल्यूशन यहीं से शुरू करते हैं। आपको H जो है 5 ओम में, H नहीं बल्कि P लिखना, H मत लिखना P लिखना। हीट प्रोडक्शन पर सेकेंड है ना वो, तो पावर है वो। तो पावर 5 ओम वाले में पता है कितनी है भाई,
10 कैलोरी पर सेकंड है। अब कैलोरी का तो कुछ कर नहीं सकते, तो एक काम करो, आप कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर लो। एक कैलोरी 4.2 जूल होता है, आपको पता होना चाहिए ये। तो 4.2 जूल हो गया ये, तो जूल पर सेकंड आ गई हमारे पास पावर। तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 42 जूल पर सेकंड हो गई। पावर 5 ओम में मैंने कन्वर्ट करी है। तो पावर का फॉर्मूला मैं इस पर क्या लगा सकता हूँ, देखो मान लो उसके एंड पॉइंट पे है ना, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितने वोल्ट का है, वो V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। इससे फ़ायदा क्या होगा, इन दोनों एंड पॉइंट पे भी V वोल्ट का होगा और इन दोनों एंड पॉइंट पे भी V वोल्ट का होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ना दोनों ब्रांचेस। तो अगर यहाँ पे V वोल्ट है तो ऊपर की साइड पे जो ये दो एंड पॉइंट मेरे पास आएंगे, यहाँ पर भी कितना होगा, V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, तो मैं इसको कैसे ब्रेक करूँ, इसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ, P इज इक्वल्स टू V²/R। ठीक है भाई, तो P को मैंने V²/R में तोड़ लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से V² इज इक्वल्स टू 42 इंटू आर की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 42 इंटू 5। भाई 5 ओम का रजिस्टर है नहीं है, तो 5 2 जा 10 की 0 बचा 1, 20 21, तो 21, यानी कि अगर इसका स्क्वायर हटा दूँ तो यहाँ पे स्क्वायर रूट में इतने, स्क्वायर रूट ऑफ 210 वोल्ट मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। कॉन्सेप्ट देखते रहना, इस 5 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस यहाँ पे इन दोनों एंड पॉइंट पे जो V की वैल्यू आई वो रूट 210 वोल्ट आ गई। इससे फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर भी रूट 210 वोल्ट है, ऊपर वाली जो ब्रांच है इस पर भी पोटेंशियल डिफरेंस पता लग गया। अब मैं इस ब्रांच को अलग से निकाल के बना देता हूँ, ध्यान से देखना, ऊपर वाली ब्रांच को अलग बना दूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस पता लग चुका मुझे। तो मेरे पास ये ऊपर वाली ब्रांच जहाँ पे दो रजिस्टर हैं, एक 4 ओम का है, एक शायद से 6 ओम का है, अभी देख लेंगे इसको। और कितना पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस V है, जिसको आपने अभी भी निकाला है रूट 210 वोल्ट में। ठीक है भाई, इतना पोटेंशियल डिफरेंस आप लोगों ने अभी भी निकाला है, ये वाला 4 ओम है, 6 ओम है। ठीक है, यहाँ पे करंट कितनी जा रही है, करंट जा रही है I1 अमाउंट की। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया, एक ब्रांच निकाल ली मैंने उसमें तोड़ के, पोटेंशियल डिफरेंस पता है मुझे अच्छे से, करंट मुझे बहुत अच्छे से पता है। मेरे पास लास्ट टारगेट क्या है कि मुझे पावर यानी कि हीट प्रोडक्शन पर सेकंड निकालना है 4 ओम वाले में से। तो उसके लिए मुझे I1 का स्क्वायर चाहिए इंटू R तो मुझे ऑलरेडी पता है कितना है, 4 ओम का है। मुझे I1 स्क्वायर चाहिए, यानी मुझे I1 की वैल्यू कोई दे दे तो मेरा काम चल जाएगा। अब मैं I1 कैसे निकालूँ सिचुएशन में, मैं देखूँ इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है, इस पूरे गोल डब्बे का 10 ओम है। तो क्या करो, V इज इक्वल टू IR लगा लो, V इज इक्वल टू I1R। V कितना है, रूट 210, I1 कितना है पता नहीं, R कितना है, 6 और 4 10 ओम। ठीक है भाई, इतना ही तो है। तो I1 कितना आ गया, I1 आ गया रूट 210/10, कोई बात नहीं, ऐसे छोड़ दो। तो इतने एम्पियर की करंट आ गई, समझ में आ गई बात। तो I1 निकाल लिया, क्या दिक्कत है, I1 निकाल लिया, इस I1 को उठा के यहाँ ले जाओ। तो I1 को उठा के यहाँ रखोगे, स्क्वायर कर दे रहा हूँ डायरेक्ट, स्क्वायर करोगे तो 210 आ जाएगा, रूट स्क्वायर करने पे नीचे आ जाएगा 100। ये जो पावर आएगी ये जूल में आएगी बच्चों, जूल पर सेकंड में, मतलब आपको तो कैलोरी में आंसर देना है वापस। तो क्या करोगे, इसको वापस डिवाइड कर दोगे 4.2 से। तो यहाँ से जब इसे सॉल्व करोगे 100 से डिवाइड करोगे तो 2.1 आएगा, इंटू 4 ना, डिवाइड किससे करोगे, 4.2 से वापस डिवाइड कर देना, तो ये कैलोरी पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। और सॉल्व करोगे इसको तो 2.1 से सॉल्व करोगे तो 4.2 दो बार कट जाएगा और 2 से 2 कटेगा, तो 2 कैलोरी पर सेकंड का हमारे पास पावर लॉस आ जाएगा 4 ओम वाले रजिस्टर में। देख लो कैसे कर रहा है सॉल्यूशन, 2 कैलोरी आ रहा था शायद आंसर, हाँ देखो 2 कैलोरी है। तो यहाँ पे ऐसे डब्बा बना के दे देगा, इस 5 ओम पे पावर लॉस दे दिया, 4 ओम पे पूछ लिया। तो मैंने क्या करा, इस 5 ओम वाली ब्रांच के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया बड़ी आसानी से, क्योंकि पावर लॉस दे रखा था। तो P इज इक्वल टू V²/R लिख के V मेरे पास इसके क्रॉस आ गया। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे उतना ही यहाँ पे पैरेलल में ब्रांच है, क्योंकि दोनों के दोनों। तो इस ब्रांच को अलग से निकाल के बनाया, ऐसे बना लिया। पोटेंशियल डिफरेंस पता था, करंट I1 है, टोटल रेजिस्टेंस 6 और 4 10 हो गया, सीधी सी बात है। तो V इज इक्वल टू IR लगाया तो यहाँ से I1 आ गया, और जैसे I1 आ गया फिर तो मज़े आ गए आपके। I1 आते ही आप लोगों ने 4 ओम वाले पे आराम से हीट लॉस निकाल लिया। तो 2 कैलोरी पर सेकंड हमारा आंसर आया। ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व करने को आ जाते हैं, और ये एक बार बहुत टाइम पहले ये वाला क्वेश्चन जो आपको कराया गया है, ये IIT में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, जिस टाइम जेई और आपके मेंस और एडवांस नहीं हुआ करते थे, सिर्फ IIT जेई हुआ करता था, काफ़ी टाइम पहले एग्जाम में आया हुआ है। और CBSE ने जो बहुत पुराने IIT के क्वेश्चन हैं, जो बहुत हाई लेवल के नहीं हैं, उसने अपने एग्जाम में एज इट इज़ पूछे हैं। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन IIT में आए हुए ऐसे हैं जो नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन हैं, क्योंकि भाई सब हार्ड थोड़ी ना आते हैं IIT में, कुछ नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं। तो वो क्वेश्चन CBSE ने 4 से 5 क्वेश्चन आज तक रिपीट भी करे हैं अपने एग्जाम्स में। तो ऐसे क्वेश्चन भी
ये आईआईटी के आया हुआ है तो आपसे पूछा जा सकता है, टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। सीबीएसई में इससे भी टेढ़े क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ऐसी बात नहीं है कुछ करने को। कॉन्सेप्ट में क्या है, देखो वोल्टेज यहाँ पे इसके क्रॉस निकाल ली, ये वोल्टेज सेम यहाँ पे हो गई, जब आपने यहाँ पे वोल्टेज पता कर ली तो करंट निकाल लोगे, करंट निकालते आपका काम खत्म हो गया। बस करने को बहुत कुछ नहीं। कैलकुलेशन में अगर अटकते हो तो भैया मैथमेटिकल प्रॉब्लम है कि सर ये में देर लगती है। अगर आपको मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई करने में, स्क्वायर रूट लेने में, इनमें डिवाइड करने में देर लगती है तो फिजिक्स की प्रॉब्लम नहीं है, वो मैथ की प्रॉब्लम है कि फिर आपकी मैथ भी कमज़ोर है, तो उस पर थोड़ा ध्यान दो। कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कभी इतनी, थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करिए कीजिए कैलकुलेशन को। एक ये क्वेश्चन मैं कहूँगा अपनी तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का माना जाएगा, ठीक है, टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बहुत। द सर्किट कंटेन्स अ बैटरी भी, ठीक है, रियोस्टैट है जिसे वेरिएबल रजिस्टर बोलते हैं, एक दो लैंप है आइडेंटिकल, यानी सेम। आइडेंटिकल लैंप का मतलब होता है सेम रेजिस्टेंस वाले लैंप। कहीं पे आइडेंटिकल लैंप बोल देना तो दोनों का रेजिस्टेंस सेम है मान लेना। व्हाट विल हैपन टू द ब्राइटनेस ऑफ द लैंप, इन दोनों लैंप की ब्राइटनेस को क्या होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा इफ़ द रेजिस्टेंस थ्रू द रियोस्टैट इज इंक्रीज्ड। अगर रियोस्टैट का रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दिया जाए तो जो रियोस्टैट मेरा है यहाँ पे है, हमने क्या करा, इसका रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर दिया। इस सारी स्टोरी को समझने के लिए आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूँ। देखो कॉमन चीज इतना तो आपको अच्छे से पता है कि कहीं पे रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है तो करंट डिक्रीज हो जाती है, और अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है किसी में से तो वहाँ पे करंट इंक्रीज हो जाती है। अगर करंट इंक्रीज डिक्रीज हुई होगी तो जो ग्लो है, जिसे आप ब्राइटनेस बोल रहे हो, वो ग्लो भी डिक्रीज होगी। करंट अगर इंक्रीज हुई है तो जो ग्लो है या वो ब्राइटनेस है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये बहुत कॉमन सी चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए कि रेजिस्टेंस ज़्यादा है, करंट कम जाएगी, वहाँ से करंट कम जाएगी तो बल्ब ऑब्वियसली बात है धीमा ग्लो करेगा। रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा जाएगी, करंट ज़्यादा जाएगी तो बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? इसको अप्लाई करवाता हूँ नेक्स्ट में, ज़रा अभी देखो दोबारा डायग्राम बना रखा है। सपोज यहाँ से जो करंट चला करती थी, अभी कुछ नहीं करा हमने, रियोस्टेट चेंज, आई अमाउंट की करंट चला करती थी, यहाँ आके करंट सोचती थी आई अमाउंट की कि अब दो रास्ते हैं जाने के, एक ऊपर वाला रास्ता है, यहाँ पे सपोज I1 जाती, यहाँ पे सपोज I2 अमाउंट की करंट जाया करती थी। अब आपने हुआ यूँ कि आपने क्या करा, इस पर्टिकुलर रियोस्टेट का रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करा, शायद से हाँ इंक्रीज़ कर दिया, इस रियोस्टेट का रेजिस्टेंस तुमने बढ़ा दिया। अब जैसे ही रियोस्टेट का रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, देखो इस बात को लिख लेना, रेजिस्टेंस शॉर्ट में लिख रहा हूँ ऑफ रियोस्टेट इज इंक्रीज्ड, ठीक है भाई। देयरफॉर I2 जा रही है ना इसमें से करंट, तो I2 का जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाएगा ओवरऑल, सीधी सी बात है, कम करंट जाएगी, I2 भी कम जाएगी। और इसके अलावा सोचो ज़रा, पहले इस Q के पैरेलल में जो रेजिस्टेंस था वो थोड़ा कम वैल्यू का था, अब Q के पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू का हो गया है, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ गया। फिर ये रेजिस्टेंस बढ़ गया तो ये इसके साथ सीरीज में ऐड होता है, तो मतलब कुल मिला के पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया है। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस, ओवरऑल सर्किट रेजिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। जिससे क्या होगा, देयरफॉर जो टोटल करंट है आई टोटल वो डिक्रीज हो जाएगी। करंट कैसी हो गई, डिक्रीज हो गई। ये टोटल करंट थी सर्किट में आने वाली। भाई जैसे ही इस रेजिस्टेंस को बढ़ाया तो पूरे ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस घट गया ना, वो बढ़ गया ना, वो ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस बढ़ाते ही। तो जैसे ही आपने रेजिस्टेंस बढ़ाया पूरे सर्किट का, इस वजह से टोटल करंट घट गई। अब देखो टोटल करंट डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज हुई भी करंट जब बल्ब पी में से पास आउट होगी तो कम करंट पास आउट होकर जा रही है पहले के कंपैरिजन में, तो बल्ब पी की ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। देयरफॉर ब्राइटनेस ऑफ बल्ब पी डिक्रीजेस, क्योंकि पहले इसमें से टोटल आई टोटल की वैल्यू की करंट जाया करती थी, अब आई टोटल हो गई डिक्रीज, तो कम करंट गई इसमें से, तो बल्ब क्या हो गई, ब्राइटनेस डिक्रीज हो गई। बट अभी सुनना, ये घटी हुई करंट भाई कम हो गई ना, अभी घटी हुई करंट यहाँ पे आई। अब इसने सोचा अब दो रास्ते हैं, अब मैं यहाँ जाऊँ, कैसे कैसे जाऊँ। फिर इसको एकदम याद आया कि अच्छा मैं पहले से कम तो हो ही चुकी हूँ, ऑलरेडी बात है कि भाई ये आई टोटल है हमारे पास, तो मैं कम तो हो ही चुकी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पी में से पास होकर आ चुकी हूँ, ब्राइटनेस पी की कम हो गई, ये भी से पता है। अब इसके पास रास्ता है दो दो जगह जाने का। फिर ये सोचे कि अच्छा ये RH जो है रियोस्टेट वाली जो बात है, रियोस्टेट वाली जगह पर तो रेजिस्टेंस बढ़ा दिया गया था, तो इसका मतलब यहाँ से कम करंट जाएगी, तो यहाँ से कम गई तो बाकी कहाँ से जाएगी करंट, ऊपर वाली जगह से जाएगी बाईपास होके। तो क्लियर सी बात हो गई। एंड जो I1 है, I1 फ्रॉम बल्ब, कौन सा बल्ब से, Q से,
इंक्रीज़ हो गई। समझ में आ रही है ना बात भाई? इस करंट ने यहाँ आके डिसाइड करा कहाँ जाना है। इसे पता लगा नीचे तो रेजिस्टेंस बढ़ा दिया गया है, तो वहाँ तो कम जाएगी पहले के कंपैरिजन में। तो पहले के कंपैरिजन में जब नीचे कम गई तो ऊपर ज़्यादा गई ना, तो इसका मतलब I1 जो बल्ब Q से पास हो रही थी वो इंक्रीज़ हो गई। देयरफॉर ब्राइटनेस जो है Q वाले की इंक्रीज़ होगी पहले के कंपैरिजन में। पहले से कंपैरिजन हो रहा है इनिशियल केस वाले से, ठीक है भाई, शुरुआत में जो भी रहा होगा। तो यहाँ पे एक मिनट रुको, यहाँ पे डिक्रीज़ नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये ब्राइटनेस इंक्रीज़ होगी। तो इस क्वेश्चन में बल्ब P की ब्राइटनेस घटी है, बल्ब Q की ब्राइटनेस बढ़ी है। अब एक समरी फॉर्मेट में सुन लो पूरी कहानी। जैसे ही आपने इस रियोस्टेट को इंक्रीज़ किया रेजिस्टेंस, तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ गया, जिसकी वजह से पहले से जो करंट आया करती थी वो करंट घट गई, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ गया तो बैटरी से कम करंट चलेगी। बैटरी से कम करंट चलेगी, अब ये डायरेक्ट उस करंट से जुड़ा हुआ है, तो P में कम करंट जाएगी, P बेचारा कम ग्लो करेगा। अब करंट आगे आगे डिसाइड करेगी कि मैं यहाँ जाऊँ, ज़्यादा कहाँ पे जाऊँ। तो इससे समझ में आएगा कि रियोस्टेट का रेजिस्टेंस तो बढ़ गया है, तो यहाँ तो कम जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो कम करंट जाएगी। तो ज़्यादा कहाँ से गई फिर, तो पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा Q वाले से गई, तो Q की ब्राइटनेस पहले से बढ़ गई। तो ये जो दो की पॉइंट आए हैं, ये वाले और ये वाले, ध्यान रखना, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करिए। इस लेवल के क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रॉपर आंसर है, ऐसे ही एग्जाम में करके आना है डायग्राम बना के, अगर आते हैं तो, ठीक है भाई। चलो, अब इतना सारा करा दिया, इतना पढ़ा दिया, तो भैया कम से कम एक क्वेश्चन तो कर ही सकते हो एटलीस्ट। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आंसर लिखा हुआ है 9x आएगा, एक्स ने यहाँ पे कहीं दे रखा होगा, तो अपने अकॉर्डिंग हैंडल करना। आसान क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है। 9x बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा दिए हीटिंग के ऊपर बेस्ड भाई, अब तो कर ही लोगे। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जो एक बेहतर वाले बड़े बड़े से क्वेश्चन उठा के कराए हैं, सबको अच्छे से कर लेना। इसके बाद जब नेक्स्ट क्लास आएगी तो वहाँ पे कलर कोडिंग जो होती है कार्बन रजिस्टर की, ये कैसे कार्बन रजिस्टर के ऊपर जो बैंड बने हुए होते हैं, कलरफुल बैंड, उनको देख के पता करते हैं कि वो कितने ओम का रजिस्टर है, वो सिखाऊंगा। और उनको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं उस वाले टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है भाई। और फिर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब जैसे ही पहुँचेंगे रजिस्टर के, तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले एक बार ओवरव्यू ले लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 10th में पढ़े हुए हैं, पढ़ा दूंगा। फिर भी मेन बात है कि उनके ऊपर सर्किट सॉल्व करने वाली जो प्रॉब्लम आएंगी, लैडर सर्किट आएगा, इनफाइनाइट सर्किट आएगा, सिमेट्रिक सर्किट आएंगे, बहुत सारी वैरायटी के, व्हीटस्टोन ब्रिज आएगा, बैलेंस्ड भी होगा, अनबैलेंस्ड भी होगा, सारी चीज़ें यहाँ पे सीखेंगे। एंड आफ्टर दैट हमारा एक सेक्शन यहाँ खत्म हो जाएगा। फिर कहानी चलेगी इसमें सेल की, सेल की कॉम्बिनेशन को बैटरी बोलते हैं ना, तो सेल वाली कहानी चलाऊंगा। जब सेल हो जाएगा उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए, जहाँ पे दो से ज़्यादा बैटरी, लाइक एक बैटरी की जगह वो 2 बैटरी, 3 बैटरी या 4 बैटरी लगा देगा सर्किट के अंदर, तब किरचॉफ लॉ आएंगे उनको कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए, KCL KVL जो होते हैं। एंड आफ्टर दैट 2 इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। वो दोनों इंस्ट्रूमेंट से 100% गारंटी है, क्वेश्चन एग्जाम में हर साल आया है और हर बार पूछा जाता है। तो मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर या जितने भी आगे के इंस्ट्रूमेंट हैं ना, उनके नोट्स उस स्पायरल में हैं। जिन बच्चों ने मुझसे स्पायरल ली थी उसके अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट्स के नोट्स हैं। कई एक्स्ट्रा चैप्टर के जो सेकंड बुक में आएंगे उनके नोट्स भी अवेलेबल हैं। तो जिनके पास वो हैं तो उनका काम हाथ से चल जाएगा, उनको इंस्ट्रूमेंट में कोई थ्योरी नोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बाकी जिन्होंने नहीं लिए हैं वो नोट्स, तो वो मुझसे आके कभी भी ले जाना। स्पायरल के फॉर्मेट में बहुत कुछ है उस बुकलेट के अंदर, काफ़ी सारी चीज़ें एक जगह कलेक्ट की हुई हैं, तो आपके